गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अभी लास्ट लेक्चर में हमने आपको किरचॉफ के लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताया था। आज मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो आप सभी नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हेडिंग डालिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक साइंटिस्ट थे जूल, जिन्होंने 1941 में एक लॉ दिया था जिसको जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो हमारे पास हेडिंग है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। अभी ये हमारे पास एक रजिस्टर है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R। इस रजिस्टर के अंदर हम T टाइम के लिए इस रजिस्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये हमने की लगा दी और की को क्लोज कर दिया। और इस रजिस्टर के अंदर हम इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। जैसे आप की को क्लोज करेंगे करंट फ्लो होगा। हम ये मानकर चलते हैं कि T टाइम के लिए द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज स्मॉल t। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वो है हमारा कैपिटल R, करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर कैपिटल I, एंड टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर विच इज स्मॉल t। क्लियर? तो जो जूल साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रिलेशन बताया था जो हीट डेवलप होती है कंडक्टर के अंदर, और ये जो तीन हमारे पास फैक्टर्स हैं करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, और उन्होंने हमें एक रिलेशन दिया था कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT। यहां से उन्होंने ये बताया था कि भाई जो हीट डेवलप होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। Heat developed in the conductor is also directly proportional to the resistance of the conductor, and it is also directly proportional to the time for which current is flowing in the conductor. तो हमारे पास रिलेशन आया H is equals to I square RT। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, when a current I is flowing in a conductor of resistance capital R for a small time t, then after time t conductor becomes hot and heat develop in the conductor is given by H is equals to I square RT. This is known as Joule heating effect of current. ओके, इसके बाद आता है कि ये जो हमारे पास रिलेशन आया है इसको अगर हम डेवलप करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो एक तो है डेरिवेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और दूसरा है कॉज। देखो बेटा, कॉज होता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी इसके पीछे कारण क्या है। तो देखो, हम आपको बताते हैं कि जैसे आपको पता है कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो हो रहा है यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इंड्यूस हुई, और
जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए ये मानकर चले आप, यह कंडक्टर है और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है मूविंग पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो सिंपल सी बात है ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये कंडक्टर जो कि एटम्स से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एटम्स ऑफ कंडक्टर से कोलिजन करेंगे। ठीक है, जैसे ही कोलिजन होगा इनकी टक्कर होगी, जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास वो इम्पार्ट कर देगा किसको, एटम को। इस तरीके से जो सारी काइनेटिक एनर्जी है वो किसको दे दी जाएगी, एटम्स को दे दी जाएगी। और जो हमारा कंडक्टर है और वो जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के रूप में जनरेट होगी और जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम, तो ये तो था कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो कॉज के अंदर आप सिंपल लिखेंगे कि व्हेन वी अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए कंडक्टर, देन electrons move in a definite direction opposite to the direction of electric field and they collide with atoms of the conductor and they impart their kinetic energy to the atoms of conductor and conductor becomes hot। यानी मेनली आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और एटम का जो कोलिजन हुआ, उस कोलिजन के कारण ये जो हमारा कंडक्टर है ये जो है इसके अंदर हीट जनरेट हो रही है। क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने बताई थी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। देखो बेटा, अब एक पॉइंट है हमारा ए, दूसरा पॉइंट है हमारा बी। अब ए से बी पॉइंट तक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क हो रहा है वो है वी। क्लियर? तो ये जो वैल्यूज लिखी है हमने, आपको पता है रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है और टाइम टी है। अब देखो टी टाइम के लिए जब आई करंट फ्लो हो रहा है तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज हमारे पास कितना होगा, चार्ज होगा आई इंटू टी। अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, एक चार्ज फ्लो हो रहा है आई इंटू टी। इस चार्ज को ए से बी पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा वही वर्क डन हीट एनर्जी के रूप में जनरेट होगा। तो देखो यहां से क्या होगा कि अब चार्ज हमारे पास है आई इंटू टी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, सभी को पता है। ओके, अभी हमारे पास देखो बेटा, इस चार्ज को मूव कराने के लिए, यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, V। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, amount of work to move unit positive charge from A to B, A से B पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क हुआ वो है हमारे पास V। हमें किस चार्ज को मूव कराना है, I इंटू टी, इस चार्ज को मूव कराना है। तो जो टोटल वर्क हुआ, या हम इसको बोल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक वर्क। अब ये जो टोटल इलेक्ट्रिक वर्क है ये क्या होगा हमारे पास, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि I इंटू टी इंटू वी। अब यहां से मैं V को लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी यहां से हम इसको कह सकते हैं कि आई स्क्वायर आर टी। अब ये जो डेरिवेशन है ये वर्क हुआ, अब ये जो इलेक्ट्रिक वर्क हुआ यही हीट एनर्जी के रूप में इस कंडक्टर के अंदर डेवलप होगा। क्लियर? तो ये था हमारा
डेरिवेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पावर ऑफ ए सेल, बैटरी, किसी भी डिवाइस की जो पावर है वो क्या होगी। यहां पर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डाल लें इलेक्ट्रिक पावर। देखो बेटा, अभी हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो क्या है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हमने दो एंड्स लिए ए और बी, और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से या एक सेल से। तो यहां पर हमने बैटरी लगाई हुई है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अगर हम सर्किट ओपन रखते हैं तो इसका जो EMF है वो है E। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसके एंड्स अगेन A और B, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास R। अब जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे यहां से करंट फ्लो होगा। तो देखो बेटा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कांस्टेंट करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ता है, बैटरी कुछ एनर्जी देती है। क्लियर? तो वो जो रेट है, द रेट एट विच सोर्स ऑफ एनर्जी और सेल और बैटरी गिव्स एनर्जी to the circuit to flow to continuous flow of electric current in the circuit is called power of that cell or battery। यानी किसी भी सेल या बैटरी की जो पावर है वो क्या है कि वो जो बैटरी या सेल है वो किस रेट से एनर्जी दे रही है इलेक्ट्रॉन्स को इस सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट को फ्लो होने के लिए। तो यहां पर हमारे पास आता है कि जो पावर है वो सिंपली दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, वोल्टेज एंड करंट। क्लियर? अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि भाई जो पावर है हमारे पास वो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से एनर्जी दे रही है या किस रेट से वर्क कर रही है कोई भी हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर? अभी पावर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, तो पावर यहां से हमारे पास होगी वर्क अपॉन टाइम। अभी इससे पहले आपने वर्क कैलकुलेट किया था और वो हमारे पास आया था I²RT डिवाइडेड बाई T। मान लो हम किसी भी कंडक्टर के अंदर T टाइम के लिए एक कांस्टेंट करंट I फ्लो करा रहे हैं, तो उस डिवाइस की जो पावर है वो है हमारे पास I²RT अपॉन T। यानी कि यहां से जो पावर है उसका फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास I²R। अभी यहां से सबसे पहले आप यूनिट दे सकते हैं पावर की। पावर की यूनिट होगी हमारे पास वाट। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? SI यूनिट जो है पावर की वो हमारे पास है वाट। और जो एक वाट है वो किसके बराबर, वर्क अपॉन टाइम, यानी 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर किसी भी सर्किट के अंदर 1 सेकेंड के लिए करंट को कांस्टेंट फ्लो होने के लिए अगर हमारी जो बैटरी या सेल है वो अगर 1 जूल वर्क करती है तो हम कहेंगे कि उसकी जो पावर है वो क्या है, 1 वाट। यानी कि पावर ऑफ ए सेल और बैटरी इज सेड टू बी 1 वाट if it does 1 joule work to maintain a current in a circuit for 1 second। क्लियर? यहां से हमारे पास वाट आ गया 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। हम बात कर रहे थे फॉर्मूले की, कुछ और भी यूनिट्स होती हैं
पावर की। जैसे कि अगर मैं अदर यूनिट्स की बात करूं तो हमारे पास है सबसे पहले 1 किलोवाट। सभी को पता है भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो उसी तरीके से 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं 10⁻³ वाट इन 1 किलोवाट। दूसरा एक होता है हमारे पास 1 मेगावाट यानी कि 10⁻6 वाट। एक आपने यूनिट सुनी होगी, अक्सर देखने को मिलता है कि जो घरों में जो मोटर लगी होती है पानी की, उसके लिए बोला जाता है कितने एचपी की है। 2 एचपी की मोटर लगाई हुई है, 1 एचपी की मोटर लगाई हुई है, तो वहां पर जो एचपी वर्ड है, एचपी जो हम बोलते हैं, उसका मतलब है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर। अब ये जो 1 हॉर्स पावर है हमारे पास, इसका मतलब है 746 वाट, यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। ओके, इसके बाद ये तो हुई यूनिट्स की बात। अभी हमारे पास है, अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो यहां से हमारे पास आया कि भाई पावर है P इज इक्वल्स टू I²R। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं I इंटू IR। अभी आपको पता है V इज इक्वल्स टू IR, देन I इंटू V। एक और पावर का फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा पावर का। एक फॉर्मूला हमारे पास ये था। अच्छा, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, इसके अंदर अगर मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I को डिनोट करूं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। जैसे आप ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमने पावर के 3 फॉर्मूले ड्राइव किए। P इज इक्वल्स टू I²R, P इज इक्वल्स टू I इंटू V, P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। क्लियर? तो इसके लिए अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चले कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर कैलकुलेट करनी हो, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, मान लो एक सेकंड के लिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी पावर है 100 वाट। क्लियर? अब ये जो बल्ब है ये हमने अपने घर में लगा रखा है और जो सप्लाई आ रही है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो गई इस बल्ब की पावर। अभी जो सप्लाई आ रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला, आपको 2 चीजें दी हुई है, V और P दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां से हमारे पास जो R है वो होगा V² अपॉन P, यानी कि V का स्क्वायर 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई P 100, 0 से 0 कैंसिल, 484 ओम। यहां से आप देख सकते हैं कि भाई जो 100 वाट का जो बल्ब होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो होता है 484 ओम। क्लियर? अभी ये तो थी हमारी पावर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। हेडिंग डाले इलेक्ट्रिक एनर्जी। लिखो इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो बेटा, आपको पता है कि अभी आपने पढ़ा कि पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ गिविंग एनर्जी बाय ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि हम पावर को कह सकते हैं कि इट इज एनर्जी, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड
टाइम, यानी यहां से अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है 1 जूल या जूल, पावर की यूनिट वाट, टाइम की यूनिट सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वाट सेकंड। क्लियर? तो ये तो थी सिंपल इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर हम बात करें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या है? वो है हमारे पास 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। क्लियर? जैसे कि हम डेली लाइफ में बात करते हैं कि इस बार तो जो है मीटर ने 250 यूनिट्स निकाल दी। क्लियर? बिजली की अक्सर बिल जब आते हैं तो बातें होती हैं कि भाई कितनी यूनिट आई, 200 यूनिट आ गई इस बार 100 यूनिट आई। क्लियर? उसी हिसाब से हमें जो है रुपीज भी पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वो जो यूनिट हम बोलते हैं ना, उसका जो मतलब है वो यही है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर हमारे पास है कि 1 किलोवाट आवर, अगर मैं रिलेशन ड्राइव करना चाहूं, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, अगर मुझे ये रिलेशन ड्राइव करना हो तो आप सिंपल यहां से कर सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इनटू 1 आवर, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट इनटू 1 आवर, यानी कि 3600 सेकेंड्स। यहां से हम कह सकते हैं कि 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 वाट इंटू सेकेंड, और सिंपल 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। देखो बेटा, वाट को अगर मैं लिखना चाहूं यहां से, वाट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन सेकेंड, देन जूल अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यानी हमारे पास आ गया 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल, या फिर हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, क्लियर, उसके अंदर 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि हम कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी कमर्शियल यूनिट, तो यहां से हमने आपको बताया कि भाई जो कमर्शियल यूनिट है वो है 1 किलोवाट आवर। क्लियर? अभी अगर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करना चाहें, यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट करने का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, नंबर ऑफ यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वाट इनटू आवर डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर? जैसे कि जो हमारे बिल आते हैं ना, इलेक्ट्रिक बिल, तो उनमें किस तरीके से हमें रुपीज पे करने पड़ते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक है ये। तो नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमें, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। क्लियर? कितना? 100 वाट का एक बल्ब है जिसकी पावर है 100 वाट। क्लियर? अच्छा, उस बल्ब को हम डेली दिन में 10 घंटे यूज करते हैं। ठीक है? और कितने दिन के लिए? 1 वीक के लिए हम उसको यूज करें। 1 वीक छोड़ो, चलो 1 मंथ की बात करते हैं, अप्रैल का महीना। क्लियर? तो जो टाइम है हमारे पास, देखो बेटा, डेली, मैंने कहा डेली उसको 10 घंटे हम यूज करते हैं और 1 वीक के लिए यूज करते हैं। तो डेली जो घंटे हैं वो है 10 और दिन हो गए हमारे 30, यानी कि टोटल जो आवर है वो हो गए 300 आवर। क्लियर? अब मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब है
100 वाट का अगर मैं उसको डेली 10 घंटे यूज करता हूँ, 10 घंटे वो ग्लो करता है, तो 30 दिन में उस बल्ब की वजह से मुझे कितना इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस बल्ब की वजह से कितने यूनिट्स आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की। तो नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया है। तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो क्या होगी, वाट 100 वाट यानी कि पावर इनटू आवर 300 आवर डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ से सिंपल आप कैंसिल कर सकते हैं और आपका आंसर है 30 यूनिट्स। कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी आपने कंज्यूम की, 30 यूनिट। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक लिस्ट तैयार करती है कि भाई इतने यूनिट तक आपको पर यूनिट इतने रुपीज पे करने पड़ेंगे, एक रेंज होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मानकर चलें कि एक यूनिट जो है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 रुपीज, क्लियर। अगर हमें एक यूनिट के लिए 5 रुपए पे करने पड़ते हैं तो इस महीने जो आपका इलेक्ट्रिक बिल आएगा उसके लिए आपको 30 इंटू 5 यानी कि 150 रुपीज पे करने पड़ेंगे, क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो, इनको अच्छे से स्टडी करो और अपनी नोटबुक्स में इनके लिए नोट्स तैयार करो। थैंक यू।